जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मीडिया पेड नहीं हो सकता, करेक्ट? हाँ नहीं, मैं तो करूंगी। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। इतने हरामी है ना न्यूज चैनल वाले लोग। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? लेकिन आपको कहाँ से लगा, आप मुझे बताइए कि हम पेड मीडिया थी। रेट क्या चल रहा है? बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को। प्राइम मिनिस्टर को बचा नहीं पाएंगे। ये होती है पेड मीडिया। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे, पैसों में बिकते भाई। मीडिया जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, आम जनता की आवाज माना जाता है। अगर देश में किसी को जस्टिस ना मिल रहा हो तो मीडिया एक ऐसा वे है जहां से आम आदमी की न्याय की उम्मीद होती है। लेकिन पिछले कुछ इयर्स इस मीडिया के ऊपर से लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है और लोग मीडिया को क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हमें बीते दिनों भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में भी देखने को मिला, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के ऊपर पेड मीडिया होने का आरोप लगा। ये होती है पेड मीडिया। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर एल्विश यादव ने लगाए। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एल्विश यादव ने मीडिया के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप क्यों लगाए। इसके साथ ही उन रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से इंडियन मीडिया लगातार अपनी क्रेडिबिलिटी खोती जा रही है, और इसको सही करने के सॉल्यूशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। एल्विश के आरोपों के बारे में जानने के लिए हमें बिग बॉस 18 के कुछ एपिसोड के बारे में बात करनी होगी। बिग बॉस को इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो कहा जाता है। हाल ही में इसका 18वां सीजन खत्म हुआ। इसके विनर टीवी इंडस्ट्री के एक्टर करणवीर मेहरा बने। करणवीर के शो जीतने के बाद से ही बिग बॉस के स्क्रिप्टेड होने और मीडिया के ऊपर पेड मीडिया होने का आरोप सोशल मीडिया में तेजी से चल रहा है। सबसे पहले इन आरोपों के बारे में जान लेते हैं। बिग बॉस 18 के फाइनल में टॉप 3 में करणवीर के साथ विविन डिसेना और रजत दलाल होते हैं। करण के शो जीतने के एक दिन पहले से ही विनर को लेके सोशल मीडिया पर कई तरह के पोल किए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर पोल में रजत या विविन ही आगे दिखाई पड़ते हैं। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में वोटिंग ट्रेंड में भी बिग बॉस टाइटल को लेकर रजत और विविन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। रजत के तीसरे नंबर पर बाहर होने के साथ ही सोशल मीडिया में बिग बॉस के स्क्रिप्टेड और फिक्स्ड विनर की बातें सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन सब में मीडिया की एंट्री कैसे होती है। पूरी कंट्रोवर्सी में मीडिया की एंट्री बिग बॉस के फाइनल से एक दिन पहले होती है, जहां बिग बॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। वैसे हर सीजन में आखिर में मीडिया बिग बॉस में आती है और कंटेस्टेंट से कई तीखे सवाल पूछती है, और कुछ ऐसा ही हमें बिग बॉस के लास्ट वीक के शुरू के एपिसोड में देखने को भी मिला था। बिग बॉस एक पर्सनालिटी का शो है, लेकिन शायद इस बार बिग बॉस को ज्यादा TRP का लालच था, इसलिए फाइनल से एक दिन पहले ही बिग बॉस फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। यहीं एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। अब की बार मीडिया के जवाब कंटेस्टेंट्स को नहीं बल्कि उनके सपोर्ट करने आए मेहमानों को देने थे, जिनमें से एक थे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव, जो अपने दोस्त रजत दलाल को सपोर्ट करने आए थे। मुद्दा यही है कि आप लोग इन्फ्लुएंसर बनकर आते हो और आप कह रहे हो आपने मेहनत से वो कमाया है। क्या समाज को सेट कर रहे हो? फोड़ दूंगा, निकाल दूंगा, दिखा दूंगा। अब इस दौरान मीडिया एल्विश से रजत और उनके फैन फॉलोइंग को लेकर कई सवाल करती है, जिसके बाद गुस्से में आए एल्विश मीडिया को पेड मीडिया बोल देते हैं। एक छोटी चीज मैं बताता हूँ, आप लोगों ने भी बोला मीडिया पेड नहीं हो सकता, करेक्ट? हाँ। अभी जितने भी सवाल आए सब में करणवीर को अच्छा दिखा रहे हो, बाकी कंटेस्टेंट्स को बुरा दिखा रहे हो। ये होती है पेड मीडिया। ये होती है पेड मीडिया। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे, पैसों में बिकते भाई। बस यही मीडिया और एल्विश के बीच कहासुनी हो जाती है और मीडिया एल्विश के बॉयकॉट करने की बात करती है। मुझे लगता है ना रजत को मीडिया की जरूरत है ना एल्विश को जरूरत है, तो उनको इससे स्किप कर दो, कोई सवाल मत पूछो।
बेस्ट है, यस, करेक्ट, डू दैट। वहीं एल्विश मीडिया को बायकॉट करने की बात कहते हैं। हमें जरूरत नहीं है मीडिया की, हम खुद मीडिया हैं भाई, हम खुद मीडिया हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी मीडिया फीडिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब मीडिया के ऊपर किसी तरह का नया आरोप लगा हो। इससे पहले भी मीडिया के ऊपर गोदी मीडिया, पेड मीडिया होने के आरोप कई बार लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जनता ने ही लगाए हैं। ऐसा हमें कई प्रोटेस्ट, पब्लिक बहस और चैनल के लाइव पब्लिक रिएक्शन शो में देखने को मिल चुका है। इतना ही नहीं, आए दिन डिबेट के दौरान नेता और एक्सपर्ट मीडिया पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आपका यहाँ पर ना ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। हम ओवर कॉन्फिडेंस देखने नहीं आए हैं। पेड मीडिया अगर होती तो कलर्स हमें यहाँ पे बैठाता नहीं। लेकिन लगातार मीडिया का स्तर गिरता क्यों जा रहा है, ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मीडिया के गिरते स्तर को समझने के लिए सबसे पहले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर नजर डालते हैं, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल जारी किया जाता है। दुनिया भर में मीडिया की फ्रीडम को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 2024 में भारत को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 रैंक मिली है। इस लिस्ट में 180 देश शामिल हैं। 2023 में ये 161 और 2022 में 150 और 2021 में 142 थी। इस डाटा को देखने से पता चलता है कि प्रेस फ्रीडम में भारत लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इसको समझने के लिए आपको चैनल और अखबार की कमाई के तरीके को समझने की जरूरत है। आप अगर कोई अखबार खरीदने जाते हैं तो आपको एक अखबार 3 से 5 रुपए का पड़ता है, लेकिन उसको छापने में कंपनी को करीब 10 से 15 रुपए की कॉस्ट आती है। इस 5 रुपए में से 2 रुपए डिलीवरी करने वाले पेपर बॉय का होता है। इसके अलावा हर जिले में रखे गए रिपोर्टर्स की सैलरी और ऑफिस के किराए का खर्च कंपनी को अलग से करना पड़ता है। मतलब एक अखबार से उस कंपनी को केवल 1 से 3 रुपए की कमाई होती है। अब बाकी बची कीमत अखबार एड के द्वारा पूरी करता है। ये एड उसको उसकी रीच के हिसाब से मिलती है। वहीं अगर न्यूज चैनल की बात की जाए तो इनके चैनल की कमाई सब्सक्रिप्शन पर निर्भर करती है, लेकिन भारत में ये रकम ना के बराबर है। अगर आप अपने टीवी में एंटरटेनमेंट चैनलों की लिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टार जैसे चैनलों का सब्सक्रिप्शन रेट 20 से 25 रुपए है। वहीं न्यूज चैनल सब्सक्रिप्शन रेट 1 से 5 रुपए के बीच है, वो भी पूरे महीने के लिए। जबकि विदेशों के न्यूज चैनल केवल सब्सक्रिप्शन से ही अपने खर्चे का 75% पैसा वसूल कर लेते हैं, लेकिन भारत में ये संभव नहीं है। एक चैनल को चलाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ऐसे में चैनल की पूरी कमाई एड के ऊपर निर्भर करती है, जो टीआरपी के आंकड़े के हिसाब से चैनल को मिलता है। अगर टीआरपी में नंबर 1 है तो आपके पास सबसे ज्यादा ऐड आएंगे। इसी का फायदा उठाकर सरकार और कॉर्पोरेट इन न्यूज चैनलों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं कि कैसे सरकार और कॉर्पोरेट इन चैनलों पर दबाव बनाती है। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा किस स्कीम के विज्ञापन पर ही खर्च करती है, जिनमें से ज्यादातर विज्ञापन इन न्यूज चैनलों पर ही चलते हैं। ये विज्ञापन सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्य की सरकार भी इन चैनलों को देती है, जिसकी मदद से ये चैनल करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। इसका एक उदाहरण दिल्ली की आप सरकार से समझ सकते हैं। एनडीए की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सरकार ने एक स्कूल की शुरुआत की थी। इस स्कूल को शुरू करने में सरकार ने 68 लाख रुपए खर्च किए, जबकि इसके विज्ञापन में दिल्ली सरकार ने 22 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया। वहीं जब हम इलेक्शन के टाइम जब भी न्यूज देखते हैं, उस वक्त डिबेट चल रही होती है। आप, बीजेपी और कांग्रेस, ये पार्टियां अगर उस डिबेट का हिस्सा हैं, तो अगर उन पार्टीज में से ज्यादा पैसा किसी पार्टी का चढ़ा हुआ है तो एक नैरेटिव सेट किया जाता है। उस डिबेट में उसी पार्टी को बोलने दिया जाता है, बाकी पार्टी को एंकर बोलने नहीं देता। और जब आप वो डिबेट देख रहे हैं तो वहां आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टी मौजूद होंगी, मगर जनता के दिमाग में नैरेटिव सेट करने के लिए उसी पार्टी का वीडियो बार बार चलाया जाएगा ताकि जनता के दिमाग में एक इमेज सेट हो जाए।
Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? ये काम होता है आजकल मीडिया चैनल्स में। आप हाल ही के दिल्ली इलेक्शंस के डिबेट देख लीजिए, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। अब इससे आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि सरकार मीडिया को विज्ञापन के नाम पर कितने रुपए देती है। ये केवल सरकारी स्कीम के रुपए की बात की जा रही है। इसके अलावा चुनाव के समय पार्टी अलग से इन मीडिया संस्थानों को करोड़ों रुपए का ऐड देती है। आप कहेंगे कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन ये सच है। 1 सेकंड, व्हाई नॉट मी? वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। यहाँ तक कि चुनाव के समय चैनल पर पार्टी के झंडे, सिंबल और कवरेज दिखाने के लिए भी पार्टी इनको पैसा देती है। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 9 साल में सरकार लगभग 16 अरब से ज्यादा के विज्ञापन 30 अलग अलग मीडिया संस्थानों को दे चुकी है। अब आपको साफ तौर पे ये समझ आ ही गया होगा कि सरकार मीडिया संस्थानों के लिए ग्राहक है, तो क्या कोई बिजनेसमैन अपने ग्राहक से बुराई ले सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इंडिया में मीडिया फील्ड में ज्यादातर कंपनियां लॉस पर ही चल रही हैं। इसके बाद भी बिजनेसमैन इस फील्ड में क्यों आना चाहता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके पीछे की पावर। इस पावर को समझने के लिए हमें आजादी से पहले के समय में जाना होगा। ईयर 1920 में जब गांधी जी ने भारत आकर देश की आजादी के लिए आवाज उठाई, तो उसको पूरे देश में फैलाने में सबसे बड़ा हाथ उस समय अखबारों का ही था। गांधी जी ने खुद जाकर सबको जागरूक नहीं किया था, इसके लिए उन्होंने मीडिया का प्रयोग किया था, जिसमें अखबार ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी जैसे कई क्रांतिकारियों ने उस समय अखबारों का संपादन भी किया था। अगर उस समय मीडिया का ये मॉडल होता तो शायद ब्रिटिश इन चैनलों को खरीद लेते और ये उस समय लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे गिना देते और देश कभी आजाद ही नहीं हो पाता। अब आप मीडिया की पावर को समझ ही गए होंगे कि मीडिया चाह ले तो भारत में किसी भी पार्टी या इंसान को गिरा सकती है और किसी भी पार्टी या इंसान को बना भी सकती है। इसलिए देश में सरकार हो या कॉर्पोरेट, सभी मीडिया पर कब्जा करना चाहते हैं। मीडिया को इस चुंगल से आजाद कराने के लिए न्यूज लॉन्ड्री, वायर जैसे कई सब्सक्राइब मॉडल पर चलने वाले मीडिया हाउस हैं, लेकिन इन मीडिया हाउस की रीच अभी उस पैमाने में नहीं है। आपकी राय में मीडिया को कैसे आजादी दिलाई जा सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।